तो आज हम बाकायदा इसे स्टार्ट करते हैं। कल के लेक्चर में हमने इनहेरिटेंस को देखा था क्यों जरूरी है। मैंने एक कार की एग्जांपल आप लोगों को दी थी। फिर हमने इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस देखे थे कि ये जो हमारे पास नई एक कार स्पोर्ट्स कार आई है, इसको अगर मैंने अपने मॉड्यूल कार में उसमें शामिल करना है प्रोग्राम में, तो किन किन पॉसिबिलिटी से हम कर सकते हैं। और फिर हमने देखा था कि एट द एंड हम इनहेरिटेंस जो है ना, हमें सबसे सूटेबल आंसर लगा था। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज हमने पढ़ना है टाइप ऑफ इनहेरिटेंस को। मुख्तलिफ तरीकों से आप एक क्लास से मुख्तलिफ क्लासेस जो है ना ड्राइव कर सकते हैं। तो ये कुछ टाइप्स हैं इनहेरिटेंस की। देखें जी, सिंगल इनहेरिटेंस, जब तक जो आप आज तक मैंने जितनी भी एग्जांपल दी हैं जिसमें एक बेस क्लास है और उससे एक ही ड्राइव क्लास हमने की है अभी तक, वो सिंगल इनहेरिटेंस की एग्जांपल है। एक मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, या जैसे आगे चलेंगे हम इसको देखेंगे अभी इलस्ट्रेशंस के थ्रू के ये कैसे वर्क करते हैं। इस तरह एक मल्टीपल और मल्टी लेवल, ये दो अलग अलग है, इसमें हम आज डिफरेंस देखेंगे। फिर एक हियरार्किकल इनहेरिटेंस है और आखिर में हाइब्रिड इनहेरिटेंस है। हाइब्रिड असल में किसी भी स्पेसिफिक टाइप की इनहेरिटेंस की टाइप नहीं है, बल्कि ये ऊपर वाले चार में से किसी भी एक, दो या दो से ज्यादा का कम्बिनेशन हो सकता है। जैसे हाइब्रिड टोपोलॉजीज आप लोग पढ़ते थे उसी तरह की बात। तो ये देख लें सिंगल इनहेरिटेंस। जैसे कि मैं अभी बता रहा था कि जितने भी आज तक हमने देखी है वो सारी सिंगल इनहेरिटेंस की हैं। एक ही इसमें बेस क्लास है, लेट्स से कि ए, और उसी उससे हमने एक ही क्लास जो है ना ड्राइव की हुई है। तो इसी तरह जितनी बार एग्जाम्पल आज तक हम कर चुके हैं वो इसी तरह से हम करते आ रहे हैं। तो ये सिंगल इनहेरिटेंस की कैटेगरी में लाई करती थी। ये देखिए जी, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। इसको मल्टी लेवल और मल्टीपल में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। लेवल से मुराद है कि उसके लेवल एक से ज्यादा है, मल्टी लेवल है। मल्टीपल भी आप देखो क्या है, तो इसमें ये देखो एक लेवल ये है, दो ये है, तीन, और इससे आगे कंटिन्यू कर सकती है। तो ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, इसमें क्या है कि एक बेस क्लास है, उससे जो है ना हमने एक बी क्लास को ड्राइव किया, और बी से फर्दर हमने एक नई क्लास को सी को ड्राइव किया, और इसी तरह से आगे कोई भी हम नई डी क्लास लेट से ड्राइव कर सकते हैं। तो इसका सिंटैक्स बिल्कुल इसी तरह बनेगा। एक पेरेंट क्लास है हमारे पास, उससे हमने जो है ना एक नई क्लास को बी को ड्राइव किया, तो उसके बाद क्लास सी को जो है ना हमने उसे ड्राइव किया। इसमें क्या होगा कि क्लास ए वाले जो जितने भी प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं, वो सारे के सारे क्लास बी में अवेलेबल हो जाएंगे। वो हम देखेंगे किस शराइत की बिना पे ये अवेलेबल होते हैं। तो इसी तरह जब क्लास सी वाला क्लास बी से इनहेरिट करेगा, तो बी वाले तो इसमें आएंगे ही आएंगे, जो ए वाले बी में आ चुके होंगे वो भी इसमें जो है ना इनहेरिट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये चीज जो है ना काम करती है। अच्छा, आगे है हमारे पास मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जितनी भी सबसे ज्यादा जो हम यूज करते हैं वो मल्टीपल इनहेरिटेंस करते हैं। ये सबसे ज्यादा यूज होने वाली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में टाइप है। अच्छा, इसमें क्या है कि लेट्स से कि एक आपके पास क्लास कोई है, लेट्स से कि मैंने इसको ए कह दिया, और ये क्लास A1 चले हम कह लेते हैं, और एक A2 है। इन दोनों क्लासेस से जो है ना मैंने एक सिंगल क्लास बनाई है। जैसे आप इसकी रियल लाइफ एग्जांपल देख सकते हो कि ये फादर की एग्जांपल ले लो आप, ये मदर की, और ये आप जो नीचे जिस ड्राइव क्लास जो है, ये कह लो कि लेट्स से सन है। इसमें क्या होगा, फादर वाले भी इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, कुछ मदर वाले भी होंगे, और कुछ इसके अपने होंगे। इस तरह के एग्जांपल जो है ना आप ऑब्जेक्ट प्रोग्रामिंग में ज्यादा देखते हो, जिसमें एक क्लास एक से ज्यादा क्लासेस का से ड्राइव हुई होती है। तो इसका सिंटैक्स देख लें पहले। तो इसी तरह हम एक अलग से क्लास डिक्लेयर किया हमने, दूसरी बनाई। तो अब जब मैं इस बी क्लास को बनाने लगूंगा तो मैं क्या करूंगा, देखो मैं कहूँगा ये क्लास बी में बना रहा हूँ, ये इसी तरह हमने डालना है, ये जो बताता है कि इनहेरिट हो रहा है। पब्लिक A1, आपने ये विजिबिलिटी मोड्स भी अलग अलग बताने हैं, और ये सिग्नल ड्रॉप हो रहे हैं बहुत। तो आपने ये भी अलग अलग बताना है कि ये किस किस क्लास से हो रहा है। तो लेट्स से कि मैंने बताया कि A1 क्लास से मैं इसको ड्राइव कर रहा हूँ और पब्लिकली कर रहा हूँ। ये भी पब्लिक क्या है अभी आपको क्लियर हो जाता है। और इसी तरह मैं इसको A2 क्लास से भी के साथ भी इनहेरिट कर रहा हूँ, और उसके साथ भी मैं इसको पब्लिकली कर रहा हूँ। तो ये चीज जो है मल्टीपल इनहेरिटेंस है। अच्छा, इसमें एक मल्टीपल इनहेरिटेंस में एक प्रॉब्लम अराइज होती है। आपको आप इसको देख रहे हो ना, तो मैं अभी आपको समझा देता हूँ। उसको डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं। किसी को पता है डायमंड प्रॉब्लम क्या है? क्या है जी डायमंड प्रॉब्लम? या सर आपको तो पता होगा। किसी को नहीं पता? सर ये मैंने पहली दफा देखी है। हाँ जी, नहीं पता, ये तो बता दो कि नहीं पता।
जी सर, नहीं पता है सर, सर। कंफ्यूज हूँ थोड़ा बहुत इसके हवाले से। जी बताएं, जितना कुछ जानते हैं वही बताएं। डायमंड एब्स्ट्रैक्शन बेसिस क्लासेस है हमारी, जो ठीक है। उनके जो कुछ मेंबर्स अंदर एप्लीकेट कर सकते हैं और कुछ को नहीं कर सकते। एक तरफ होगा और दूसरी तरफ मतलब वो हम कह सकते हैं कि जैसे वो वन वे समझ लें, उस तरीके से इनका जो अच्छा, है ये देखो मैं बता देता बिहेवियर हूँ। को एक्चुअली। चलो मैं इसको बता देता हूँ। देखो जी, ये दो क्लासेस हैं। लेट्स से कि ये क्लास ए है और ये क्लास बी है। इससे हमने एक सिंगल क्लास को जो है ड्राइव किया है, लेट्स से क्लास सी को। ये से भी ड्राइव हुई हुई है, ये से भी ड्राइव हुई हुई है। अब लेट्स सपोज हम करते हैं कि एक इन सब की सुपर क्लास है ए, और ये जो दो क्लासेस जिनको ए और ए तो होगी, इसको डी लगा लेते हैं। एक नई क्लास है हमारे पास डी, और ये ए और बी जो दोनों थे ना, ये उससे ड्राइव हुई हुई थी। अब लेट्स से डी के पास कोई एक एट्रीब्यूट था, कोई फंक्शन था, जो भी एक आप लगा लो। जब ए और बी से इनहेरिट हुई होंगी, वो इसके पास भी आ गए। लेट्स से मैं इसको ओ कह रहा हूँ, कोई एक एट्रीब्यूट है, तो वो ए के पास भी आगे हो गए इनहेरिट होके, और बी के पास भी इनहेरिट होके चला गया था। अच्छा, अब सी ने जब इन दोनों को इनहेरिट किया, तो इस वाले प्रॉपर्टीज भी इसके पास आ गई और बी से भी इसके पास आ गई। इनकी तो आ गई जो डी वाली थी, यानी कि ओ इसके पास भी आया हुआ था, इसके पास भी आया हुआ था। तो ओ जो है इसके पास से भी सी के पास आ गया और बी के पास से भी सी के पास आ गया। अब ओ कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं सॉरी, प्रॉपर्टीज हो सकती है, फंक्शन हो सकता है। इसको अभी हम रियल इंप्लीमेंट करके देख लेंगे। तो सी के पास इसकी दो कॉपीज हैं। लेट्स से कि अब मैंने सी क्लास से कोई ऑब्जेक्ट बनाया सी डॉट, और ओ को मैं कॉल कर रहा हूँ। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा। क्या कंफ्यूज होगा कि मैंने अब जिस ओ को कॉल करना है, या मैं बी के थ्रू करूं क्योंकि है तो डी का, या मैं ए के थ्रू उसको कॉल करूं। तो ये एम्बिगुअस स्टेटमेंट हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को कहते हैं कि डायमंड प्रॉब्लम है, यानी कि डायमंड शेप का बना होता है। और ये तब अराइज होता है जब दो क्लासेस एक सिंगल क्लास से ड्राइव हो रही हो, और उससे आगे मजीद एक सिंगल क्लास जो है ना ड्राइव हो रही हो। ये मल्टीपल इनहेरिटेंस में फॉल करता है। इसको हम अभी जो है ना प्रैक्टिकली देख लेते हैं। देखें जी, कंपाइलर ओपन हो गया सबके पास? जी सर, हो गया। अच्छा देखें जी, ये लेट्स से कि मेरे पास एक क्लास ए है, और इसके अंदर कोई प्राइवेट डाटा मेंबर रहे होंगे। मैं अभी जो है ना पब्लिक में एक फंक्शन बना रहा हूँ। लेट्स से कि ये उस फंक्शन का नाम है फन, और ये इसकी कोई बॉडी रही होगी। अब मैंने जो है ना एक नई क्लास बनाई, क्लास बी, और उसको मैंने जो है ना इनहेरिट कर लिया ए के साथ पब्लिकली। जी ठीक है। इसी तरह मैंने एक और क्लास बनाई, क्लास सी, उसको भी मैंने पब्लिकली इनहेरिट कर लिया ए के साथ, जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशन में देखा था कि क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, अब यहां तक तो सारा कुछ ठीक है। ये देखो, मैं मेन में आके ना बी क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। लेट्स से मैंने बी ऑब्जेक्ट बनाया और बी डॉट में फन को कॉल कर रहा हूँ, क्योंकि ये फन जब बी ने इनहेरिट किया तो फंक्शन फन फंक्शन जो है वो बी के पास भी आ गया था, तो मैंने इसको कॉल किया। ये देखो, उसने कोई भी मुझे एरर नहीं दिया, मतलब मेरा यहाँ तक काम सारा ठीक है। इसी तरह मैं एक सी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। लेट्स से कि मैंने सी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया और सी क्लास से भी मैंने फन को कॉल किया। तो लो जी, तो देखिए इसने यहाँ पे भी मुझे कोई एरर नहीं दिया। इसका क्या मतलब है कि अब इस फन फंक्शन की दो कॉपीज बन चुकी हैं। एक कॉपी जो है वो क्लास बी में आ चुकी है, और एक कॉपी क्लास सी में आ चुकी है, क्योंकि इन दोनों ने इसको इनहेरिट किया है। अब यहां तक तो मसला सारा ठीक होता है, कोई मसला नहीं है। मसला कहां क्रिएट होगा कि लेट्स से कि मैं एक नई क्लास बना रहा हूं डी, और वो जो है ना पब्लिकली इनहेरिट है सी के साथ भी, सॉरी बी के साथ भी, और पब्लिकली ही इनहेरिट है सी के साथ भी। समझ आ गई स्टेटमेंट की? जी सर। सर समझ आ गई। अच्छा, अब मसला क्या होगा देखो। अब यहां तक तो सारा काम तो ठीक है। मैं इसको इन फंक्शंस कॉल को इरेज कर देता हूं। अब मैंने क्लास डी का एक ऑब्जेक्ट बनाया। अब जैसे ही मैं डी के साथ इस फंक्शन को कॉल करूंगा, क्योंकि अब देखो बी के पास भी कॉपी थी, सी के पास भी थी। जब मैंने डी क्लास को इन दोनों से इनहेरिट किया, मेरे पास डी क्लास में भी इसकी कॉपीज आ गई, लेकिन मसला ये हुआ एक कॉपी क्लास बी से आ गई, एक कॉपी क्लास सी से आ गई, और अब मैं इसको कॉल कर रहा हूं। तो ये जो मैंने जिसको कंपाइल कर दिया, अब उसने मुझे एरर दिया है कि 16 नंबर लाइन पे जो है ना आपका एरर है। 16 नंबर यही कॉल है। एरर क्या है देखो, रिक्वेस्ट फॉर मेंबर फन, यानी कि जो फन फंक्शन को आप कॉल कर रहे हो वो एम्बिगुअस है। ठीक है, वो क्लियर नहीं है कि किसके थ्रू मैंने जाना है। आया कि मैंने क्लास बी के थ्रू ए तक पहुंच के इसको आपको कॉल करना है, या क्लास सी के थ्रू जाके क्लास ए के पास जाना है और वहां से इस फंक्शन को कॉल करना है।
तो ये प्रॉब्लम अराइज हो सकते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट में मैंने बताया कि एक दो क्लासेस नहीं होती, मल्टीपल क्लासेस होती हैं, उनके दरमियान मल्टीपल रिलेशनशिप्स होते हैं। तो इस तरह की एम्बिग्यूटी से बचने के लिए जो है ना, हम इसको फिर बताते हैं कि आप खुद बता देते हैं एक्सप्लिसिटली कि आप फ्ला क्लास के थ्रू जाओ। लेट्स से कि मैं डी डॉट फन को जो है ना मैं बता दूंगा कि आप बी क्लास के थ्रू जाओ, और बी क्लास बताने तरीका मेरे पास क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन। तो देखो मैंने इसको थोड़ा सा चेंज कर दिया, बी और स्कोप रेजोल्यूशन फन, कि ठीक है डी ने कॉल तो किया है, लेकिन किस क्लास के थ्रू आप ये तक पहुंचोगे, या फन फंक्शन तक पहुंचोगे बी क्लास के थ्रू। तो ये इसका सिंटैक्स है। इस तरह अगर आप लिख दोगे तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि मुझे खुद बताया जा रहा है कि आप बी क्लास के थ्रू जाओ और वहां से जो कॉपी पड़ी है फन फंक्शन की वो एग्जीक्यूट कर दो। तो इसने ये देखो चलाया, तो मुझे उसने कोई एरर नहीं दिया, मतलब कि मेरा प्रोग्राम अब ठीक है। इसी तरह मैं भी चाहूं तो मैं सी के थ्रू भी जा सकता हूं, क्योंकि दोनों में एक कॉपी पड़ी है। लो मैंने सी के थ्रू उसको बता दिया कि आप अगर चाहो तो सी के थ्रू भी जा सकते हो, लेकिन एक के थ्रू किसी के जाओगे तो सी बिल्कुल इसी तरह मैंने कॉल किया, तो सी के पास भी इसकी कॉपी थी, तो वो भी बगैर किसी एरर के मेरे पास रन होगी। समझ आ गई क्या प्रॉब्लम है और उसका सोल्यूशन क्या है? याद रखना ये एक दफा इंटरव्यू में पूछा जा चुका है, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। यस ठीक है, यस सर, जी सर, बिल्कुल ओके। समझ आ गई सर। ठीक है, समझ नहीं आई? आ गई है सर वो समझ। कह रहे आ गई है। ठीक है ठीक। अच्छा अच्छा, देखो फिर अगली टाइप जो है ना हमारे पास मल्टीपल के बाद हिरारिकल इनहेरिटेंस है। ये भी बहुत ज्यादा यूज होती है। क्या है कि एक क्लास है, उससे मल्टीपल क्लासेस जो है ना आपने डिराइव की हैं। लेट्स से इस एग्जांपल में मेरे पास ये क्लास ए है, तो मैंने इसे क्लास B1 ड्राइव की, B2 ड्राइव की, इसी तरह मैं लेट्स से B3 भी कर सकता हूँ। तो ये बहुत ज्यादा जो है ना यूज होती है मेरे पास, ये भी हेरिडिकल इनहेरिटेंस। इसका भी सेम सिंटैक्स है, एक के आप एक पेरेंट क्लास बना दोगे, बाकी जितनी भी क्लासेस बनाओगे उसको इनहेरिट करते जाओ। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना टाइप्स का हमारा क्लियर हुआ। अगर मैंने बताया था कि एक हाइब्रिड है, लेकिन वो जो है ना जब कोई अलग से टाइप नहीं है, किसी इस तरह का कॉम्बिनेशन हो सकता है कि मल्टीपल और मल्टी लेवल हो सकती है, मल्टी लेवल और हेरिडिकल हो सकती है, सिंगल तो खैर नहीं आ सकती, किसी तरह से भी वो कॉम्बिनेशन बन सकती है। अच्छा, जो आज का हमारा मेन टॉपिक है जिसमें हम बहुत ज्यादा लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि विजिबिलिटी मोड क्या है। जिसमें ये देखो जी, हम इसको शुरू करते हैं और फिर जब हम इसको प्रैक्टिकली मैं आपको इलस्ट्रेशन से समझाऊंगा तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। पहले आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा है। देखिए जी, व्हेन अ बेस क्लास इज डिराइव्ड बाय अ डिराइव्ड क्लास, के एक क्लास है, लेट्स से ये मेरे पास एक बेस क्लास है जिसको मैं बी कह रहा हूँ, उससे मैंने एक नई क्लास डिराइव की है, लेट्स से कि डी। तो इनहेरिटेंस की मदद से क्या होता है, द एक्सेसिबिलिटी ऑफ बेस क्लास बाय द डिराइव्ड क्लास इज कंट्रोल्ड बाय विजिबिलिटी मोड्स। एक्सेसिबिलिटी कहते हैं कि बेस क्लास के कौन कौन से मेंबर्स को डी क्लास एक्सेस कर सकती है जब ये इनहेरिट होगी। तो ये एक्सेसिबिलिटी इस चीज को डिसाइड करती है, अभी हम देखेंगे कैसे डिसाइड करती है। तो ये बता रहा है कि जब भी आप बेस क्लास से एक डिराइव्ड क्लास को इनहेरिट करोगे, तो एक्सेसिबिलिटी हमारे पास एक ऐसा कह लो कि फिनोमिना है जो डिसाइड करेगा कि डिराइव्ड क्लास में आप बी क्लास के कौन कौन से मेंबर्स को एक्सेस कर सकते हो। अभी हम इसको देखते हैं। अच्छा जी, देखें, द डिराइव्ड क्लास डज नॉट इनहेरिट एक्सेस टू प्राइवेट डाटा मेंबर। ये तो हमें क्लियर कट पता है ना, प्राइवेट डाटा मेंबर ड्राइव क्लास में कभी भी एक्सेस नहीं हो सकते, ये हमें क्लियर कट पता है। मसला है प्रोटेक्टेड और पब्लिक का, वो हमने देखने कैसे होते हैं। अच्छा, इट डज नॉट इट डज इनहेरिट अ फुल पेरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, ये बात आगे मैं चल को बताता हूँ। which contains any private member which that class declares। इसको इसी से अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन होना है, एक स्लाइड के बाद मैं इस चीज को समझाता हूँ ये क्या कहना चाहता हूँ। अच्छा देखिए जी, अब क्या होता है कि लेट्स से कि ये क्लास कोई पेरेंट क्लास है P, इसमें कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं जिसको मैं प्राइवेट सर काइंडली ना कुछ स्क्रीन प्रोटेक्ट। रिफ्रेश कीजिएगा। जी, किसी और कोई मसला आ रहा है? नहीं सर ठीक है, बिल्कुल नजर आ रही सर, ठीक है। नो सर ठीक ठीक है, है। ये मेरे पास एक पेरेंट क्लास है जिसमें कुछ प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, कुछ प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स हैं और कुछ पब्लिक डाटा मेंबर्स हैं। इस क्लास से मैंने इस एक नई क्लास डिराइव की, लेट्स से क्लास डी। अब वो जब वो कह रहा था कि पेरेंट ऑब्जेक्ट, वो कहना ये चाह रहा था कि जैसे ही क्लास डी ने इसको ड्राइव कर लिया और मैंने क्लास डी का कोई भी ऑब्जेक्ट बनाया, लेट्स से कि मैंने ओबीजे बनाया, वो कह रहा है कि बेशक प्राइवेट हो, बेशक प्रोटेक्टेड हो, बेशक पब्लिक हो, बेस क्लास या पेरेंट क्लास के मेंबर्स वो सारे के सारे डिराइव क्लास को अवेलेबल होंगे। अब इस चीज को समझना है, अवेलेबल होने में और एक्सेसिबल होने में फर्क है। कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाओगे डिराइव क्लास का, उसमें उसके अपने वाले सारे डाटा मेंबर्स तो आएंगे ही आएंगे,
साथ में पेरेंट क्लास के बेशक वो प्राइवेट हैं, प्रोटेक्टेड हैं, पब्लिक हैं, तमाम के तमाम डेटा मेंबर्स फंक्शन वो सारे के सारे इस ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएंगे, यानी कि अवेलेबल हो जाएंगे। अब उन अवेलेबल होने के बाद ये ऑब्जेक्ट उनमें से किस किस तक एक्सेस हासिल कर सकता है, ये अलग चीज है। अवेलेबल सारे होंगे उसको, ये बात याद रखनी अच्छी तरह से कि जब भी आप ऑब्जेक्ट ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, उसमें उस पेरेंट क्लास के ऑब्जेक्ट के सारी चीजें जो है ना अवेलेबल हो जाती हैं। लेकिन उनमें से कुछ चीजें होंगी जिस तक सिर्फ एक्स को एक्सेस मिलेगी, बाकियों तक नहीं मिलेगी। लेकिन इससे ये मुराद हरगिज नहीं है कि वो इसमें कॉपी नहीं हुए, कॉपी वो हर सूरत होंगे, बस ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट उन तक पहुंच नहीं पाएगा। यानी कि कहने की बात यह है कि जब ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट मेमोरी में बनेगा तो उसमें उन चीजों को तो मेमोरी मिलेगी ही मिलेगी जो हमने ड्राइव क्लास में खुद से बनाए हैं, साथ में उन तमाम डेटा मेंबर्स को भी मेमोरी मिलेगी जो कि पेरेंट क्लास में बने हुए थे, चाहे वो प्रोटेक्टेड हैं, पब्लिक हैं या प्राइवेट हैं। इस चीज से हमें कोई गर्ज नहीं है। हाँ, उस चीज तक ये पहुंच पाता है कि नहीं, ये एक अलग कहानी है। तो अवेलेबिलिटी ये होती है कि तमाम के तमाम प्राइवेट पब्लिक जो भी आप डेटा मेंबर ले लो वो ड्राइव क्लास को मिल जाते हैं, कॉपी हो जाते हैं। इस चीज को बोलते हैं अवेलेबिलिटी। और एक्सेसिबिलिटी क्या है कि क्या ड्राइव क्लास उन तक एक्सेस हासिल कर सकती है, उनको यूज कर सकती है अपने एंड पे, ये चीज है एक्सेसिबिलिटी। ये दो अलग अलग चीजें हैं, तो इनको कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। अवेलेबल उसको सारे होंगे, लेकिन एक्सेस कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे। तो ये हम आगे चीज देखते हैं। तो ये देखो विजिबिलिटी मोड जो है ना, जैसे हमने एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़े थे, तो इसी तरह बिल्कुल ये भी तीन किस्म के हैं, एक पब्लिक है, एक प्रोटेक्टेड है, एक प्राइवेट है। तो इनमें क्या क्या फर्क है, ये कैसे डिफर करते हैं, हम आगे देख लेते हैं। देखो ये एक क्लास है मेरे पास, ये पेरेंट क्लास है, यानी ये क्लास मैं बना रहा हूं। तो इसमें मैंने कुछ मेंबर्स को जो है ना यहाँ पे प्राइवेट रखा है, कुछ को प्रोटेक्टेड रखा है और कुछ को पब्लिक रखा है। अब ये कैसे पता चलता है, ये मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि यार किन चीजों को मैंने प्राइवेट रखना है, किन को प्रोटेक्टेड रखना है, किन को पब्लिक रखना है। ये चीजें थोड़ा सा डिफर करती है, मतलब इनकी कुछ रूल्स है। वो क्या रूल है देखो। अच्छा, प्राइवेट का तो मसला ही खत्म है ना। प्राइवेट तो ड्राइव क्लास में जब जाएंगे, या बेशक इसी क्लास को कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा, लेट से obj1, तो ये ऑब्जेक्ट या कोई भी क्लास है, इसको तो एक्सेस कर ही नहीं सकती। तो हम इसमें इंटरेस्टेड है नहीं प्राइवेट डाटा मेंबर्स में, हम इंटरेस्टेड है प्रोटेक्टेड में और पब्लिक में, कि प्रोटेक्टेड और पब्लिक का क्या क्राइटेरिया है। अच्छा, इससे पहले जो है ना आप देखो, कोई भी क्लास, कोई डेवलपर होता है, जब भी वो किसी फंक्शन को बनाने लगता है, किसी सॉफ्टवेयर को बनाने लगता है, उसमें क्लासेस बनाता है, तो उसको पता होता है कि इसके दो टाइप के यूजर होंगे। एक तो यूजर वन, वो कौन सा, हु विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ माई क्लास, यानी कि एक ऐसा यूजर होगा जो इसी ए क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी कि डायरेक्ट यहां से लिखेगा वो ए और आगे स्मॉल है, जैसे मैंने अभी बनाए थे, यानी कि डायरेक्ट इसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा। उसको मैंने यहाँ पे डिफरेंशिएट किया है यूजर वन के साथ, उसको एक नाम दे दिया है। अच्छा, इसी तरह एक और यूजर होता है, वो कौन होगा, जो इससे मजीद एक क्लास को डिराइव करेगा। लेट्स से क्लास बी उसने बनाई है और उसको इनहेरिट कर लिया है, तो ये अलग टाइप का यूजर है। तो उसको मैंने कह दिया कि यूजर टू। यूजर वन वो है जो डायरेक्ट मेरी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगा, और यूजर टू मैं उसको कह रहा हूं जो इस क्लास को इनहेरिट करेगा, यानी कि इसके डाटा मेंबर्स को अपनी क्लास के अंदर लेके जाएगा। तो इसी बेस में मेरा फैसला होता है कि मैंने कौन से डाटा मेंबर्स को प्रोटेक्टेड रखना है और कौन से को पब्लिक यूजर को देख के। देखो, अगर तो मैं चाहता हूं कि मेरे डाटा मेंबर्स को यूजर वन एक्सेस ना कर सके लेकिन यूजर टू कर सके, गौर से सुनना है कि यूजर वन जो डायरेक्ट मेरी क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहा है, वो उन डाटा मेंबर्स तक एक्सेस उसको ना मिले, लेकिन यूजर टू को मिल जाए जो मेरी क्लास को इनहेरिट करेगा। तो ऐसे डाटा मेंबर्स को मैं बनाऊंगा प्रोटेक्टेड। लेट्स से कि मैंने यहाँ पे एक इंट एक्स प्रोटेक्टेड बना दिया। अब जो भी मेरी क्लास को ऑब्जेक्ट बनाएगा ना ए लिख के, और ये एक्सेस करना चाहेगा a.x, तो उसको एक्सेस नहीं दी जाएगी। और इसी तरह एक यूजर टू होगा जो मेरी क्लास को इनहेरिट करके क्लास बी बनाएगा, और क्लास बी में लेट्स से किसी फंक्शन में या कहीं पे भी वो मेरे इस डाटा मेंबर को एक्सेस करना चाह रहा है, उसको एक्सेस मिल जाएगी क्लास के अंदर। याद रखना, क्लास के अंदर की बात हो रही है, ये नहीं कि क्लास बी का वो आगे ऑब्जेक्ट बनाएगा, नहीं। अभी हम सिर्फ वो बात कर रहे हैं कि उसने क्लास ड्राइव की और क्लास के अंदर वो जो है ना कोई इंप्लीमेंटेशन करना चाह रहा है। समझ आ गई इस चीज की कि प्रोटेक्टेड कौन सा डाटा मेंबर को बनाना है? जी सर। जरा रिपीट करो। कौन से सर मेंबर के को मैं दो यूजर हैं, एक प्रोटेक्टेड यूजर बनाऊंगा? ये है कि
इनहेरेंट वाले को मुझे क्या पता इनहेरिट वाली 1000 बंदा इनहेरिट कर रहा है, वो तो कोई यूजर है ही नहीं। नहीं सर मैं यूजर बता 1 और यूजर 2 की एक फर्क मुझे मिनट बताओ। एक मिनट सर बताता हूँ। नहीं मैं जी बताता बताएं। हूँ, यूजर 2 वाले जो है ना, यूजर 2 वाली क्लास को जो है ना उसको इनहेरेंट करेंगे ना सर, ठीक है, तो वो उसके जो नहीं जी, कोई मेंबर को अलाउ एक्सेस देना चाहते हैं मेंबर को नहीं, यही तो मैंने अभी बताया है, जैसे आपने मेंबर को बताया नहीं। ना जी कोई और बताए। सर सर एक जी दफा रिपीट दोबारा करें। एक दफा दोबारा रिपीट कर दें सर, ठीक ये है सही मैं कर तरह देता हूँ। समझ नहीं देखो आई। मैंने कहा जी कि प्राइवेट का तो फंडा ही खत्म है, इसको तो हम डिस्कस ही नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये तो ना डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक्सेस होते हैं, ना अगर कोई क्लास बनाए उसको होते हैं, तो ये तो गया ना काम। तो दो किस्म के हमारे पास यूजर हैं, एक वो जो मेरी क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा ए डॉट ऑब्जेक्ट लिख के या ए ऑब्जेक्ट लिख के कुछ भी तरह, और दूसरा वो होगा जो इसको इनहेरिट करेगा क्लास पी पब्लिक ए इस तरह करके। तो मैं चाह रहा हूं कि अगर मेरे कुछ डाटा मेंबर्स को जो मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा, यानी कि यूजर 1 मैंने इसको नाम दिया है, उसको एक्सेस ना मिले, लेकिन यूजर 2 को मिल जाए जो मेरी क्लास को डिराइव करेगा, तो ऐसे डाटा मेंबर्स को मैं बनाऊंगा प्रोटेक्टेड। और अगर मैं चाहता हूं कि यूजर 1 को भी एक्सेस मिल जाए और यूजर 2 को भी एक्सेस मिले कुछ डाटा मेंबर्स की, उनको मैं बनाऊंगा पब्लिक। ये इतना सा कंसेप्ट है, ये क्लियर होगा तो आगे चीजें आसान होंगी। प्रोटेक्टेड सर डाटा अब मेंबर समझ कौन से आ हैं और गई। पब्लिक डाटा मेंबर कौन से हैं, कैसे डिफरेंशिएट करना है बताओ जी। 2 दफा मैंने रिपीट कर दिया अब तो। सर सर प्रोटेक्टेड वो देखिए हैं वी वी जो डिराइव हैव क्लास वाले कर सकते हैं, डिराइव क्लास वाले तो कर सकते हैं, लेकिन जो बेस क्लास के ऑब्जेक्ट हैं वो उसको असेस नहीं कर सकते प्रोटेक्टेड नहीं को। अभी भी आप और सही नहीं बता रहे। अभी भी सर वी हैव टू टाइप्स ऑफ यूजर या मल्टीपल यूजर्स हो ठीक है सकते हैं सर हमारे पास, लेकिन ठीक दो है कैटेगरीज आपने बनाई है उसमें सर ये ठीक है है कि एक ऐसा यूजर है जो डायरेक्टली आपकी क्लास का ऑब्जेक्ट को बना रहा है, क्रिएट कर रहा है, ठीक है तो ठीक है उसको सर एक्सेस नहीं देंगे हम। और कोई ऐसा ठीक है हमारे पास यूजर है जो उसको उसकी क्लास को ड्राइव कर रहा है, मतलब तमाम की तमाम फंक्शनैलिटी को ड्राइव कर रहा है, तो उसको हम प्रोटेक्ट रखेंगे सर दोनों को। और अगर हम चाहते हैं कि हम सारे यूजर्स को ही अलाउ कर दे, तब देन हम उसको कर देंगे पब्लिक। ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुनो, ये एक प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर है एक्स, एक बंदा है जिसने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ए ऑब्जेक्ट, और वो एक्सेस करना चाह रहा है ए डॉट एक्स। तो एक तो मुझे ये बताना है कि इसको एक्सेस मिलेगी। अच्छा इसी तरह एक क्लास बनाई गई है बी जिसने इसके डाटा मेंबर को एक्सेस कर लिया है, और उसके अंदर एक फंक्शन है, अब ये फंक्शन की बॉडी में बना रहा हूँ, उस फंक्शन के अंदर कहीं पे मैं सी आउट करवाना चाह रहा हूं एक्स को। तो आपने ये बताना है। दूसरी और तीसरी चीज ये है कि इसी बी क्लास का मैंने बनाया है ऑब्जेक्ट, जहां पे मैं लिख रहा हूं बी डॉट एक्स। तो बताओ अगर तो ये है एक्स है प्रोटेक्टेड, तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक होनी चाहिए, ये 3 स्टेटमेंट मैंने बना दिए हैं। अगर तो एक्स प्रोटेक्टेड बी डॉट है, एक्स कौन सी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। बी डॉट एक्स चलेगी, ए डॉट एक्स नहीं चलेगी। अच्छा जी ठीक है, नबील साहब कह रहे हैं कि ये चलेगी जी, ये नहीं चलेगी। और ये जो सी आउट वाली है तीसरी, इसको तो बताया नहीं। ये भी तो बनाई है मैंने क्लास के अंदर, बी क्लास के अंदर कोई फंक्शन है, उसके अंदर एक स्टेटमेंट आई हुई है सी आउट एक्स, यानी यहाँ पे एक एक्सेस मांगी जा रही है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। तो 3 स्टेटमेंट टोटल मैंने लिखी हैं, मैं नंबरिंग भी कर देता हूँ 1 2 और 3। इस सिनेरियो में एक्स है मेरे पास प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर ए के अंदर, तो मुझे बताओ इन 3 स्टेटमेंट में से कौन सी बगैर किसी एरर के चलेगी। सर कोई भी नहीं चलेगी। नंबर 2 सर। कोई भी नहीं चलेगी, ठीक है जी। और कोई किसी की राय। सर डायरेक्ट एक्सेस नहीं होगा ये तो। क्योंकि सी आउट में सर वो नहीं ना एक्सेस हो रहा उस क्लास के अंदर। ठीक है और जी कोई, यार बोलो तो सही, गलत जवाब दे दो, इसमें क्या मसला है। कोई तो राय दो, कोई मल्टीपल मेरे पास ओपिनियंस तो हो। सर स्टेटमेंट नंबर 2 चल जाएगी। स्टेटमेंट नंबर 2 चल जाएगी, जबरील कह रहा है जी, ये मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ। सर पहले ठीक है क्लास समझ। को एक्सेस करना पड़ेगा, फिर उसके बाद ही उसके फंक्शन। यार वो पंगे छोड़ो, सारा कुछ हुआ पड़ा है, ड्राइव हुई पड़ी है, इनहेरिटेंस हुई पड़ी है, मैंने सिनेरियो बताया कि इस तरह हो रहा है।
सर रिपीट करें एक बार, आपने स्टेटमेंट क्या बताइए सर, समझ नहीं। मैंने कहा था कि अगर मैं किसी डाटा मेंबर को बना देता हूं प्रोटेक्टेड, तो वो यूजर 1 को एक्सेस नहीं होंगे, यूजर 2 को होंगे। यूजर 1 वो है जो मेरी क्लास का डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएगा, और यूजर 2 वो है जो मेरी क्लास को डिराइव करके अपनी क्लास में प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर को यूज करना चाहेगा। और इस तरह मैंने यूजर 3 बनाया है। यूजर 3 वो है जिसने डिराइव क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना लिया है और वो उसको एक्सेस करना चाह रहा है। जल्दी सर ये करो डायरेक्ट मुझे। सी आउट वाली नहीं होगी, बाकी दोनों हो जाएंगे। यार इतना क्लियर कट लिखा हुआ है कि देखो यूजर 1 तो कभी भी एक्सेस नहीं कर पाएगा उसको, मैंने क्लियर कट बताया। तो यूजर 1 ये है जो मेरी क्लास को ऑब्जेक्ट बना रहा है। ये ऑब्जेक्ट नहीं बन रहा, आपको नजर नहीं आ रहा क्या हो रहा है? ये एक क्लास को ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है और उससे एक्सेस किया जा रहा है। यही तो मैंने बताया कि कोई प्रोटेक्टेड है तो यूजर 1 को एक्सेस नहीं देनी। तो ये तो वैसे ही कंपटीशन से आउट हो गया। दूसरा मैंने कहा है कि उसको एक्सेस देनी है जो मेरी क्लास को इनहेरिट करके अपनी क्लास में यूज करना चाहेगा। तो मैंने कहा जी एक क्लास बी को उसने इनहेरिट कर लिया और बी में ये फंक्शन है, उधर ये इसको एक्सेस मांग रहा है, तो ये तो देनी है ना। यही तो मैं बता रहा हूं कि इनहेरिट हुई क्लास में, डिराइव क्लास में, तो उसको एक्सेस देनी है। सर ये सी आउट जो आपने एक्स करवाया है, ये ए क्लास में नहीं करवाया? नहीं बी में, ये देखो ये बी मैंने यहाँ पे बनाई हुई है कि एक नई अगर मैंने बी क्लास में को करवाया बनाया फिर तो बी, चल और ये जाएगा। ऑब्जेक्ट भी बी का अगर बनाया गया है। बी में करवा हाँ, अगर बी ये में जी करवाया सर फिर तो ठीक बी है। डॉट एक्स चलेगा ना। मैंने समझा शायद ये ए में बनाया हुआ है आपने एक्स, नहीं नहीं, ये सी देखो आउट मैंने एक्स बताया जो जो है। है बी क्लास के अंदर एक फंक्शन है, नहीं, फिर उसके तो अंदर बी एक डॉट एक्सेस एक्स मांगी जा रही। चलेगा ना, बी डॉट एक्स ही चलेगा। अच्छा तो ए के क्योंकि अंदर भी बी होता है, ए के अंदर ये चलता है यार। ए क्लास के अंदर तो हर चीज एक्सेसिबल है ना, क्लास के अंदर का तो रोल ही नहीं है। क्लास के अंदर तो मुझे प्राइवेट डाटा भी एक्सेसिबल है, तो ए के अंदर भी इसको चलना चाहिए। लेकिन अगर ये बी के अंदर चल रहा है तो ए के अंदर तो डेफिनेटली चलेगा ये। क्लास के लेकिन अंदर का सर तो आप मसला ही बता नहीं रहे है हैं ना। ना क्लास के यूजर। अंदर तो मेरी अपनी ज़ादादारी है, प्राइवेट है, प्रोटेक्टेड है, पब्लिक है, मैं कुछ भी एक्सेस कर सकता हूँ। क्लास के अंदर का मसला नहीं है, ये क्लास से बाहर के मसले चल रहे हैं। याद रखना कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो वो क्लास के अंदर कभी भी नहीं है, वो क्लास से बाहर चला गया काम। मेन के अंदर जाके आप बना रहे हो, वो क्लास से बाहर वाली चीजें काउंट हो रही होती हैं, इसलिए आप वहां पे प्राइवेट को एक्सेस नहीं कर पाते। लेकिन क्लास के अंदर जैसा कि आप कह रहे हो कि सेट डाटा, और आपने स्टूडेंट क्लास के अंदर एक रोल नंबर बनाया हुआ है, रोल नंबर के अंदर आप डाटा रख नहीं रहे होते, रोल नंबर प्राइवेट है, तो क्लास के अंदर तो आप हर कुछ कर सकते हो, क्लास तो आपकी अपनी है। मसला तब आता है जब आपने क्लास से बाहर एक्सेस देनी हो। ठीक है, तो ये यस एक तो कभी सर, भी नहीं चलेगा। ये तो अब समझ शिकायत आ नंबर गया। 1 थी। दूसरी थी कि ड्राइव क्लास के अंदर एक्सेस देनी है, ये चल जाएगी। तीसरी कभी भी नहीं चलेगी, ड्राइव क्लास का आगे ऑब्जेक्ट बना लिया तो मेरे अपनी क्लास के ऑब्जेक्ट को जब चीज नहीं मिली तो बाकी क्लास के ऑब्जेक्ट को तो वैसे ही नहीं मिल सकती। तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज चलेगी, प्रोटेक्टेड सर बना। इसका प्रोग्राम हाँ लिख के पब्लिक दिखा सकते हैं? प्रोग्राम आगे आ जाएगा, सारे आगे इनहेरिटेंस ही चलेगी। ठीक है, यस सर, अब समझ आई है प्रोटेक्टेड बिल्कुल। समझ आ गया। यस सर, अब समझ आ गया। यस सर। जी आ गया। यूजर 1 को प्रोटेक्टेड की एक्सेस नहीं मिलेगी, यूजर 2 को मिलेगी। यूजर 2 कौन है? जो मेरी क्लास को इनहेरिट कर रहा है। यस सर, अच्छा ये समझ देखो आ जी, गई है। अच्छा ये अब चीज, अब असल टॉपिक हमारा है विजिबिलिटी मोड का। विजिबिलिटी मोड क्या होता है कि लेट से मैंने यहाँ पे अभी अपने अक्सर देखा है क्लास ए लिखी, उसके बाद मैंने कॉलन डाले, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ विजिबिलिटी मोड, और फिर मैं अगली क्लास का नाम लिखता हूँ। वो पब्लिक भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है, प्रोटेक्टेड भी हो सकता है। हमने जितने भी देखे वो पब्लिक देखे हैं, ज्यादातर यूज भी पब्लिक ही होते हैं, लेकिन उसके अलावा प्राइवेट और प्रोटेक्टेड भी हैं। अब ये विजिबिलिटी मोड क्या डिफाइन करते हैं वो ये, अब देखना इसमें, इसलिए मैंने पहले अवेलेबिलिटी का बताया था। याद रखना कि जब ये 3 ए क्लास है, इससे आगे 3 क्लासेस ये ड्राइव हुई हैं, ये वाली क्लास, ये वाली क्लास, ये वाली क्लास। अब ए के अंदर बेशक कोई भी डाटा मेंबर पड़ा है, वो अवेलेबल सबको होगा, इन तीनों क्लासेस को अवेलेबल होगा वो, याद रखना। लेकिन उनमें से ये वाली क्लास कौन से एक्सेस करेगी, ये वाली क्लास कौन से एक्सेस करेगी, ये वाली क्लास कौन से एक्सेस कर पाएगी, ये अब डिफरेंट कहानियां है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। और अभी भी याद रखना है कि क्लास के अंदर की बात हो रही है, जो ये मैं बताऊंगा ये वो बात होगी क्लास के अंदर, यानी कि बी क्लास के अंदर उनको एक्सेस करना है। ये ना समझना कि आगे मैं बी के कोई ऑब्जेक्ट बना के उसको एक्सेस देने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, मैं क्लास के अंदर की बात कर रहा हूँ कि लेट्स से कि यहाँ पे पब्लिक के अंदर कोई फंक्शन बना हुआ है, उसके अंदर मैं एक्सेस कर पाऊंगा या नहीं। याद रखना ऑब्जेक्ट की बात नहीं हो रही, बी क्लास के अंदर की बात हो रही है। अच्छा देखो जी, अगर तो एक क्लास है ए और उसको आप प्राइवेटली इनहेरिट कर रहे हो, यानी कि क्लास ए
कॉलन डाल के आप यहाँ पे लिख रहे हो प्राइवेट बी, तो इससे क्या मुराद है? देखो देखो प्राइवेट तो है ना, वो किसी भी क्लास में एक्सेसिबल नहीं होंगे, तो वो तो इसलिए तो मैंने उनको तो शो ही नहीं किया। तो हर क्लास के मैंने 3 पोर्शन बनाए हैं, ये प्राइवेट है, ये प्रोटेक्टेड है और नीचे वाला पब्लिक है। तो प्राइवेट से देखोगे आपके एक क्लास से कहीं भी कोई भी एरो नहीं जा रहा। क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि मुझे पता है कि वो तो कहीं पे भी बेशक जो मर्जी हो एक्सेसिबल है ही नहीं है, तो इसलिए मैंने उनको तो छेड़ा ही नहीं है। हम बात कर रहे हैं प्रोटेक्टेड के और पब्लिक डाटा मेंबर्स की। देखो अगर आप इनहेरिट विजिबिलिटी मोड यूज करते हो प्राइवेट, यानी कि जो मैंने यहाँ पे लिखा है, तो जो पेरेंट क्लास के अंदर प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स होंगे वो बी क्लास में एज आ प्राइवेट कंसीडर होंगे, यानी यहां आके वो प्राइवेट बन जाएंगे। इसी तरह जो पब्लिक डाटा मेंबर्स होंगे वो भी क्लास ड्राइव क्लास में आके प्राइवेट बन जाएंगे। अब इससे क्या मुराद है ये देखना। इससे मुराद ये कि इस क्लास के अंदर तो वो एक्सेसिबल होंगे, कोई भी फंक्शन उनको यूज कर सकेगा, लेकिन जैसे ही इसका आप ऑब्जेक्ट बनाओगे, इस क्लास की मैं बात कर रहा हूं कि बी, उसके बाद वो इन किसी भी चीज को एक्सेस नहीं कर पाएगा। ठीक है? जी सर। यस सर। सर ये ऊपर क्लास ए जो आपने कॉलम प्राइवेट भी, ये पहले बेस क्लास लिखते हैं बाद में ड्राइव लिखते हैं? यार इसमें उल्टा हो गया होगा ना, चलो इसको कर लो, इसको बी कर लो यार, ये लो अब ठीक अच्छा है। अच्छा सर, वो मैं उसी में कंफ्यूज हो गया ना, मैंने कहा ठीक पता है, नहीं क्लास वो ड्राइव मतलब लिखते हो बेस आप, वो पहले पहले लिखते हैं लिखते हो, या आप बिल्कुल ठीक कर रहे हो, ये मेरी मिस्टेक है। सही है। अच्छा ठीक है सर, ये कि अगर प्राइवेट का तो यही आप हो गया ना? विजिबिलिटी मोड यूज कर रहे हो प्राइवेट, तो पब्लिक भी और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर भी पेरेंट क्लास के वो चाइल्ड क्लास में आके प्राइवेट बन जाएंगे, यानी कि ये वाली क्लास अंदर अपने अंदर रहते हुए तो इसको एक्सेस कर पाएगी। इसके बाहर या इससे आगे मजीद कोई क्लास ड्राइव होती है उसके लिए ये प्राइवेट बन जाएंगे। अच्छा इसी तरह अगर मैं यूज करता हूं प्रोटेक्टेड विजिबिलिटी मोड, यानी कि क्लास बी कॉलन और प्राइवेट के बजाय मैं लगाता हूं प्रोटेक्टेड, तो इससे क्या मुराद है? देखो इससे मुराद ये है कि जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स या फंक्शंस हैं वो भी प्रोटेक्टेड बन जाएंगे और जो पब्लिक हैं वो भी प्रोटेक्टेड बन जाएंगे। ठीक है? नहीं जी समझ सर। आई? सर आ दोबारा गई है बताना, सर। आवाज कटी। सर कुछ फिर देखो समझ आ रही है। देखो जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स है ना, वो उसको तो हम छेड़ ही नहीं रहे, वो तो सब में प्राइवेट होता है, हमें पता है, उसको तो हमने कुछ करना ही नहीं है। हम इंटरेस्टेड हैं प्रोटेक्टेड और पब्लिक में, और हमारा जो आज का मुद्दा है वो है विजिबिलिटी मोड। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप किसी क्लास को प्राइवेट इनहेरिट करते हो, तो जो पेरेंट क्लास है उसके प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स और पब्लिक डाटा मेंबर्स वो ड्राइव क्लास में आके प्राइवेट बन जाएंगे। यही बातें समझने की है, कंसेप्ट वाइज यही यही कुछ है बस, सारी जितने भी विजिबिलिटी मोड इसी में से क्वेश्चन आता है। इसके अलावा कोई यानी क्वेश्चन विजिबिलिटी ड्राइव मोड क्लास में, इनहेरिटेंस? हाँ, यानी ड्राइव में जाके और जब वो इसी तरह प्राइवेट बन जाएंगे तो उसका ऑब्जेक्ट उसको जी असेस जी, नहीं कर सकता, लेकिन वो क्लास के अंदर हाँ असेस कर क्लास के सकता है, अंदर ऐसे वो ही है हो सर? सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि प्राइवेट डाटा लेकिन मेंबर्स बाहर से क्लास के अंदर अगर, एक्सेसिबल होते हैं। हाँ सही सर, समझ आ गई, अब समझ आ गई प्राइवेट की। ठीक है, लेकिन इससे आगे कोई उसका ऑब्जेक्ट बनाएगा उसको एक्सेसिबल नहीं होंगे वो। अच्छा अभी देखो, प्रोटेक्टेड आपने विजिबिलिटी मोड यूज किया, प्रोटेक्टेड भी डाटा मेंबर और पब्लिक भी दोनों प्रोटेक्टेड बन गए। अब इसका क्या होगा कि आगे अगर कोई क्लास इसको इनहेरिट करेगी तो उसमें तो ये जाएंगे, जब ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे कि हमने पढ़े थे कि प्रोटेक्टेड वाले यूजर 1 को एक्सेसिबल नहीं होते, तो ऑब्जेक्ट को ये भी एक्सेसिबल नहीं होंगे। यस सर, अब समझ आई है। ठीक है, और जो सबसे ज्यादा यूज मैं होती समझ है, गया। अगर ये दो समझ नहीं भी आ रहा तो कम से कम ये जरूर समझ लेना, क्योंकि आप यही यूज करते हो पब्लिक। अगर आप क्लास बी कॉलन पब्लिक ए करते हो, इससे क्या मुराद है कि जो प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर हैं वो यहाँ पे आके प्रोटेक्टेड ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा, और जो पब्लिक हैं वो यहाँ के पब्लिक ही रहेंगे, कोई चेंज नहीं आएगा। इस चीज को क्लियर कर लो। इनहेरिटेंस में सबसे कंसेप्चुअल टॉपिक यही है, अगर ये आपको समझ आ गया इनहेरिटेंस कुछ भी नहीं आपके लिए, बाकी तो वही क्लास बी बनाई ए बनाई और पब्लिक और प्राइवेट लगाए, वही चीजें हैं। असल चीजें जहाँ डिफरेंस क्रिएट करती हैं एक आम पढ़ने वाले में और एक कंसेप्चुअल स्टडी करने वाले में, वो यही चीजें हैं। सर प्रोटेक्टेड दोबारा बताना, ये बी सेकंड वाला सर थोड़ा सा। ठीक है, देखो सर इन शॉर्ट अगर ये एक है, क्लास में सर इन शॉर्ट
सर इन शॉर्ट ये कि प्राइवेट जो हमारी इनहेरिटेंस होगी उसमें जितने भी क्लास ए के मेंबर्स होंगे और जो उसके बिहेवियर्स होंगे वो सारे बी में प्राइवेट हो प्रोटेक्टेड में सारे प्रोटेक्टेड हो जाएंगे प्राइवेट तो एज इट इज जी प्राइवेट हो जाएगा और पब्लिक में सारे पब्लिक रहेंगे प्राइवेट रहेगा। नहीं पब्लिक में यही तो मसला है ना, पब्लिक में सारे पब्लिक में सिर्फ पब्लिक में कोई चेंज नहीं आता, जो प्रोटेक्टेड है वो प्रोटेक्टेड रहेंगे, जो पब्लिक है वो पब्लिक है। जी ठीक हो गया सर। ठीक है जी। जी सर। ये जब आपने हाथ से करोगे, क्लासेस वगैरह बना के छेड़ोगे, तब आपको समझ आएगी। क्योंकि देखो प्रोग्रामिंग जो है कभी भी पैसिव लर्निंग से नहीं आ सकती आपको, क्या आप सिर्फ देखते रहो, वीडियोस देखते रहो, किसी के सुनते रहो और आप समझो कि मुझे आ गई है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता जब तक कि आप खुद डिबग ना करो उन चीजों को। आप बैठोगे बारी बारी सबको प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड बना के देखोगे तो फिर वो आपको समझ आएगी, पूरी जिंदगी नहीं भूलेगी। कम से कम आज 10-15 मिनट जो है ना, एक 3 डमी क्लासेस बना के कम से कम ये प्रैक्टिस कर लेना, इंशाल्लाह आपको ये बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगी। अच्छा जी, देखो इनहेरिटेंस हमारा टॉपिक चल रहा है, इसमें आगे हमने पढ़ना है कंस्ट्रक्टर कैसे काम करते हैं इनहेरिटेंस में। पहले तो बताओ कंस्ट्रक्टर होता क्या है? कंस्ट्रक्टर क्लास का मेंबर फंक्शन होता है सर, और जो जीरो आर्गुमेंट लेता है अगर डिफॉल्ट हो तो, और रिटर्न टाइप उसकी भी नहीं होती। होता क्या है? और ऑब्जेक्ट को क्रिएट और वेरिएबल इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, वेरिएबल्स वगैरह इनिशियलाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक बात याद रखना जो मैं अक्सर बताता हूँ, कंस्ट्रक्टर वो चीज है जो ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है? यस सर। ठीक है जी, आपने सबको पता है कंस्ट्रक्टर क्या है। लेकिन मसला कहाँ पैदा होता है कि आपने एक क्लास को ड्राइव कर लिया है, उस सूरत में जो है ना कंस्ट्रक्टर की गेम थोड़ी सी चेंज हो जाती है। पहले हम थ्योरी का पार्ट देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें लिखा है, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ। देखो ये तो ठीक है, चाइल्ड क्लास का सिंटैक्स हो गया। अच्छा ये बात अब तसल्ली से और गौर से इस चीज को समझना है। देखो व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिराइव्ड क्लास इज क्रिएटेड, क्लास ड्राइव कर ली और डिराइव्ड क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हो, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा? ड्राइव क्लास का होगा सर पहले। ड्राइव क्लास का, ये इस बात में बिल्कुल भी सोचने की भी जरूरत नहीं है, 1% भी नहीं सोचना, 1000% श्योरिटी से जवाब देना है कि जब भी, एक तो ये बात कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें कभी भी आपने नहीं फंसना। कहाँ है कैसे है वो मैंने सारा कंस्ट्रक्टर वाली उसमें समझाया था, कभी भी इसमें आपने कंफ्यूजन नहीं होना, हमेशा चलेगा। और कौन सा चलेगा? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा होगा। बेस का बन रहा है तो बेस का चल रहा है, ड्राइव का बन रहा है तो ड्राइव का चल रहा है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आप देखो ये है मेरे पास पेरेंट क्लास, इसमें एक कोई डेटा मेंबर था एक्स, और ये मैंने बनाई एक ड्राइव क्लास, इसमें है वाई। अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा लेट्स से obj1, तो उसमें एक्स भी आएगा और वाई भी आएगा, इनहेरिट होके आ नहीं रहे, ये तो मानते हो ना? यस सर, आ रही। तो मसला ये है कि जैसे हमने कहा है कि ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर चलेगा, तो ड्राइव क्लास का कंस्ट्रक्टर चला तो उसको तो सिर्फ एक्स का पता है, उसने एक्स को इनिशियलाइज कर दिया, वाई किधर गया? मसला समझ आ रहा है? जी सर, वाई क्योंकि ड्राइव क्लास में पड़ा हुआ ना सर, तो उसका में जब नहीं है कंस्ट्रक्टर कार होगा, मतलब हम कह रहे हैं कि चलो इसको लगा लो, कोई भी ये आई और जे लगा लो यार, तो जे को तो मेमोरी मिल गई, आई को इनिशियलाइज कौन करेगा? मसला तो ये है, क्योंकि हमने तो कहा है कि ड्राइव क्लास का ऑब्जेक्ट बन रहा है, ड्राइव क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, 100% बात ठीक है। तो हम उसने जे को तो इनिशियलाइज कर दिया, आई को कौन करेगा? तो याद रखो इस सूरत में सिनेरियो देखो, पहले हमेशा ड्राइव क्लास का ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। ड्राइव में ही कंस्ट्रक्टर। जी यासर क्या कह रहे हो? सर हम ड्राइव क्लास के साथ ही बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल कर लेंगे। हम क्यों करेंगे? हमने कहीं पे की है जितनी भी ड्राइव क्लासेस बनाई हैं, आगे जाके सर ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हमें क्या जरूरत है? अभी देखो मैंने अभी एक क्लास आपको सामने बनाई थी, कंपाइलर किधर है, इसमें देखो कितनी इनहेरिटेंस चली हुई है, तो कहीं पे मैंने कंस्ट्रक्टर की कॉल करवाया है? नहीं सर। तो क्यों नहीं करवाया, वजह बताओ मुझे। कंस्ट्रक्टर वाला टॉपिक मैंने बताया था, क्योंकि कंस्ट्रक्टर खुद कॉल होता है ना सर, जैसे ऑब्जेक्ट बनता है खुद कॉल हो जाता है। नहीं ये नहीं है नबील वो वजह,
क्या वजह थी भाई, क्यों नहीं बना रहा मैं ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर? क्रिएट सारे जो है ना सर डिफॉल्ट क्योंकि सर वो डिफॉल्ट पब्लिक होता है ना। लिखेंगे तो ऑटोमेटिकली कंपाइलर कॉल करेगा उसे। कंपाइलर कॉल जाता है। करेगा, लेकिन है किधर? कंपाइलर करेगा तो सही, लेकिन कंस्ट्रक्टर है किधर? सर क्लास सर के अंदर कंस्ट्रक्टर रखो। ऑटो बन जाएगा ना, जब हम आर्गुमेंट्स देना चाहेंगे तब हम उसको तो वही तो लगाएंगे। मैं पूछ रहा हूँ, क्या कहते हैं उस आपने कंस्ट्रक्टर जो खुद बताया ब खुद था कि बनता जब है? हम नहीं डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर, कहते हैं सर। नाम सर बोल डिफॉल्ट क्या कहते हैं? कंस्ट्रक्टर से, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। डिफॉल्ट जीरो कंस्ट्रक्टर, जीरो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, ये जीरो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। डिफॉल्ट देखो कंस्ट्रक्टर कहते हैं सर उसको। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं, इसलिए मैंने कोई कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनाया और मेरा प्रोग्राम सारा ठीक ठीक चल रहा था, क्योंकि कंपाइलर खुद से एक कंस्ट्रक्टर बना देता है। देखो ये चाइल्ड क्लास है, लेट से तो ये सका है, तो इसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर चाइल्ड नाम का वो खुद से बना देगा। और अगर वो देखेगा कि कोई ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो मैं सॉरी डाटा मेंबर्स हैं जो मैं इनहेरिट कर रहा हूं, उसको भी इनिशियलाइज करना है, तो वो क्या करेगा, पेरेंट क्लास में भी जाके एक कंस्ट्रक्टर खुद से बना देगा। ठीक है, और वो पहले चाइल्ड क्लास क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएगा और उसके बाद पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करवाएगा। लेकिन जो ट्विस्ट है यहाँ पे वो आप लोगों ने देखना है। देखो कंस्ट्रक्टर के कॉल होने का ऑर्डर देख लो, पहले हमेशा चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और फिर चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से कॉल जाएगी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को। लेकिन एक बात यहाँ पे जो तवज्जो तलब है, चाइल्ड क्लास का डाटा मेंबर अभी इनिशियलाइज नहीं होगा, बस कॉल गई और कॉल फौरन ही आगे पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को चली जाएगी। तो हमेशा याद रखना, कॉल बेशक चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को पहले जाएगी, एग्जीक्यूशन पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर की होगी, उसके बाद कॉल रिटर्न होगी चाइल्ड क्लास वाले कंस्ट्रक्टर में, फिर इसके जो डाटा मेंबर अपने थे वो इनिशियलाइज होंगे। तो कॉलिंग ऑर्डर हमेशा कंस्ट्रक्टर का चाइल्ड क्लास टू पेरेंट क्लास होगा, लेकिन एग्जीक्यूशन ऑर्डर हमेशा पेरेंट क्लास टू चाइल्ड क्लास होगा। पेरेंट टू चाइल्ड होगा। ठीक है, जी यस सर। सर। अभी आप इसको देखोगे लाइव चलता हुआ फिर आप समझाओगे। अच्छा डिस्ट्रक्ट हम बाद में देखेंगे, चले जी हम इसको अब देख भी लेते हैं, जितना हमने पढ़ा है कि जो हम पढ़ते आ रहे हैं वो ठीक ही है। अच्छा जी देखें, क्योंकि इसमें मैंने एक और चीज समझानी है ना, वो आपको फिर समझा देगी। लेट्स से जी मैं जो है ना क्लास बनाने लगा हूँ पर्सन की, इसमें अभी प्राइवेट में जो है ना मेरे पास हर पर्सन की, ठीक है, एक CNIC है जी, या रजिस्ट्रेशन नंबर या बे फार्म नंबर कुछ भी है, वो हर पर्सन का होता है। ठीक है, मैंने ले लिया। इसी तरह पब्लिक में जो है ना इसके मैंने अभी के लिए आवाज आ रही है किसी को? ये चीजें हमने पढ़ी हुई है, तो मैं यही जी है ना, मैं यही सपोज करूंगा क्योंकि हमने पढ़ी हुई है तो आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है। अच्छा देखो जी, फिर मैंने और स्टूडेंट आपको पता है जैसे भी होता तो ह्यूमन है या इंसान ही है, तो मैं उसको इनहेरिट कर रहा हूँ पर्सन से, ताकि मुझे जो है ना हर चीज नए नए सिरे से स्टूडेंट्स में ना बनानी पड़े, जो पर्सन की है जितनी भी करेक्टरिस्टिक्स वो सारी की सारी आ जाए। हाँ कुछ चीजें होंगी जो हर पर्सन में नहीं होगी, जैसे हर पर्सन जरूरी नहीं है कि पढ़ता हो, कोई काम कर रहा हो सकता है, तो कुछ चीजें होंगी जो सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट में स्पेसिफिक होंगी, वो मैं अलग से बना लूंगा। ये हमने इनहेरिटेंस का कंसेप्ट पढ़ा। तो लेट्स से कि मैंने एक स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं, मैं इसका एक अलग से डाटा मेंबर बना लेता हूँ मार्क्स, अभी के लिए इतने बहुत है। तो पब्लिक में आके मैं इसका कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, और इसमें मार्क्स नाम का आ जाएगा।
इसके मैं मार्क्स कॉपी करवा दूँ। हाँ जी, यहाँ पे भी क्लियर है। सर आपकी आवाज चली गई थी सेंटर में, स्क्रीन भी एकदम से शो हुई फिर 1 मिनट बाद। अच्छा जी, अब जब हो गई आप है। ये वाइड पर्सन डिक्लेयर करा रहे थे जी, अब तो हो गई। कोड देख लो, अगर इस कोड में किसी को कोई इश्यू है तो फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मैंने पर्सन की क्लास बनाई है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही डाटा मेंबर मैंने लिया SCNIST, क्योंकि हर पर्सन का SCNIST होता है जिससे क्वेश्चन रख करो। एक कंस्ट्रक्टर बनाया और वो सिर्फ और सिर्फ सर आवाज फिर गायब हो गई। जी, अब ठीक सर हुई है। आपका नेट का इशू है, नहीं आ रही थी, अब आ गई। ठीक है, क्लास स्टूडेंट बनाया जी, मैंने इसको पब्लिकली रेट कर लिया पर्सन के साथ। तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मैंने एक ही डाटा मेंबर लिया है मार्क्स का, और एक ही कंस्ट्रक्टर बनाया है मैंने ताकि वो मार्क्स को मैं इनिशियलाइज कर सकूं। यहाँ तक किसी को इश्यू तो नहीं है? नो सर। सर आप इतना अच्छा, मैं क्या प्रैक्टिकल वर्क करता कर हूँ रहे हैं, कोड वगैरह, इनका हमें जी, मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिकल वर्क हम क्यों कर रहे हैं, जबकि हमें तो ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। सर हम मतलब प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा टाइम लगा रहे हैं। इसके बगैर कैसे समझोगे आप लोग? मींस कि हमें टेस्ट तो में मुझे तरीका प्रैक्टिकल बता, वर्क। तो इसका क्या मतलब है? आप चीजों को समझे ही ना, तो समझने का तरीका मुझे बता दे तो मैं इसी तरह से समझा देता हूँ। चले, मैं तो खुद चाह रहा हूँ कि हम जल्दी से कर लें, लेकिन इसके अलावा मुझे तो कोई तरीका मिल नहीं रहा। जी सर सर सही ऊप है, को समझाना पड़ता है, सही कह समझ रहे हैं नहीं सर। आती ऊप की। ऊप तो इसको प्रोग्रामिंग आपने आप करनी है तो करके उसके दिखा अलावा कोई सकते तरीका नहीं है कि आप प्रैक्टिस करो। अभी मैंने 10-15 मिनट पहले एक बात की है कि कभी भी प्रोग्रामिंग के कोई भी कंसेप्ट है आपको पैसिव लर्निंग से नहीं आ सकते। अगर आपको लगता है कि आपको आ गए तो आपको गलत लग रहा है। जी सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स होती है, आप डेफिनेटली प्रैक्टिकल तो करना ही है फिर। पड़ेगा यार, ये मजबूरी है, इसके बगैर मुझे नहीं समझ आती यार। देखो, मैं ये नहीं कर रहा कि यार मैं, मेरा तो अच्छा है अगर मैं ना कराऊं, लेकिन मैं, मेरी खुद की सेटिस्फेक्शन नहीं होती। अभी ये कल ही मेरी कामरान से बात हो रही थी, वो ये कह रहा था कि सर आप जो है ना बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल्स करवा रहे हैं, इस तरह कर रहे हो। तो मैं उसको कह रहा था कि यार बाकी को तो मुझे पता नहीं है, अगर मैं इस तरह ना करवाऊं ना, मैं खुद मुतमिन नहीं होता कि यार मैंने जो है ना सही तरीके से नहीं करवाया। और यही है, आपको नहीं, मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर को कॉलेज में पढ़ाता हूँ, अगर मैं कोई इसी तरह कोई चीज स्किप कर जाऊँ ना, यदि मैंने जितना भी पढ़ाया ना, मैंने ईच एंड एवरीथिंग एक एक पेज पढ़ाया है उनको, लेकिन मैं अगर बीच में से कोई चीज में स्किप कर जाऊँ ना, मुझे बता रहा था कि सर ये चैप्टर जो है ना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ जाओ। तो मैंने उसको यही कहा कि नहीं यार, इस तरह मैं खुद से सेटिस्फाई नहीं होता कि यार मैंने बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ाया। तो मेरा तो, मैं खुद नहीं सेटिस्फाई होता। आप लोगों को तो मुझे पता नहीं है कि आप लोगों को पता नहीं अच्छा लगेगा कि नहीं, लेकिन मेरी अपनी जो एक है ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन, वो नहीं होती इस चीज से कि यार आप जो है ना दाल लगा दो बच्चों को, बस बता के चले जाओ। मेरा उस तरह का नहीं अल्लाह है, आपको मैं, मुझे ये करवाना पड़ेगा। वरना आप लोगों को समझ नहीं आएगा, फिर भूल जाओगे 10-15 दिन के बाद। आप ये लोग भूल जाओगे, कभी भी नहीं आपको याद रखेगा। ठीक है जाज भाई, ये ऊप है ना, ये बगैर प्रैक्टिकल देखिए, के नहीं आपका होती। आपका आपका डिसीजन है। अगर आप कहते हो तो मैं कल से जो है ना पॉलीमॉर्फिज्म सारी की सारी बगैर उसके जो है ना सिर्फ थ्योरी आपको करवा देता हूँ, और कल हमारी जो है ना नहीं ये नहीं ऊप कंप्लीट हो जाए। नहीं 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 सर, इस समझ तरह नहीं आप आएगी, करवाएं जिस तरह आप घुमा करवा कर रहे रख हैं। देगी। सर देखो ये ये चीज इंटरव्यू में देखो उनकी बात इस अच्छा, लिहाज से ठीक है कि यार पेपर्स में नहीं आएगा, कोड कभी भी नहीं आएगा। मैंने पहला दिन ही ऊप स्टार्ट करते हुए बता दी थी कि कोड नहीं आएगा कभी भी, लेकिन ये मजबूरी ये है कि इसके बगैर आप लोगों को समझ नहीं आएगी। अभी 5 मिनट पहले ही एक बच्चे ने कहा है कि सर मुझे जो है ना ये प्रोटेक्टेड वगैरह की समझ नहीं आ रही, आप कोड करके दिखा दें। देखो ये आप लोग के अपने अल्फाज है, मेरे नहीं है। जी सर सर मैंने बोला था। सर ऐसा ही है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा आप फायदा चाहते हो होगा कि सर मैं सिर्फ इंटरव्यू थ्री पे। पढ़ाऊं तो कल से मैं वैसे ही पढ़ा दूंगा, मुझे कोई इशू नहीं है। नहीं ठीक है सर, प्रैक्टिकल साथ रखें, कोई मसला नहीं। ये सर इंटरव्यू सर पॉइंट ऑफ टाइम भी व्यू से भी सर बड़ा फायदा होता है। शॉर्ट हो ना बिल्कुल, ये सर, तो फिर पता तो चले हम कोड लिखते कैसे हैं। टाइम वैसे एक्सटेंड हो गया है, तो अगर चीज डीपली पढ़ लेंगे तो हमारा अपना फायदा है। देख लो, चलो डिसाइड कर लो। अगर आप लोग कहोगे तो मैं कल से जो है ना ये प्रैक्टिकल्स नहीं करवाऊंगा, ठीक है? नहीं हम जो सर है सिर्फ वही ठीक है। पढ़ लेंगे। नहीं सर, जब इतना नहीं टाइम नहीं सर, एक्सटेंड आप हो गया है तो नहीं प्रैक्टिकल नहीं सर करवाएं, करवाएं सर, कोड करवा लाजमी। दें। का तरीका है सर, आप नहीं उसी कोड से करवाएं, यूनिवर्सिटी कोड रिवाइज हो रहा है क्योंकि पहले का किए हुए।
सर हमें ये फायदा हो रहा है कि हमें ये चीजें इस थोड़ा बहुत होने लगी है, तो ये बेहतर है सर, आप अपने तरीके से ही हमें पढ़ाएं। चलें जी, ठीक है। पर फिर आपकी जो भी है फिर भी वो सर आंखों पे है। अगर आप लोग कहोगे मेजॉरिटी की जो भी राय है कि आपको पता है हम डेमोक्रेसी से चलते हैं। मेरी पूरी कोशिश थी कि एक टाइमिंग जो है ना हम 7:30 पे कर ले, लेकिन आप लोगों ने ग्रुप में वोट दिए, तो मैं अपने चाहने के बावजूद भी जो है ना, क्योंकि वो मेजॉरिटी का फैसला था कि 8 बजे ही क्लास हो, तो मैं चेंज नहीं कर पाया उसको। देख ले सर ये देखिए ना, अगर तो हमारे आगे पास भी वक्त मुख्तसर हो, जैसे आप लोग फिर कहोगे तो मैं आप भी चलूंगा। सर अगर टाइम शॉर्ट होता ना, फिर बेशक आप हमें डेफिनेशंस वगैरह की चीजें करवाते। अब ये टाइम वैसे अब खत्म है एक्सटेंड हो तकरीबन। गया है। देखो सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म रह गई है, सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म रह गई जो मेन कंसेप्ट है। मतलब जितनी सर भी हर ऊप है ना, जो सब्जेक्ट को सबसे मुश्किल कंसेप्ट है वो एक आप आज आप पढ़ रहे हो ये विजिबिलिटी मोड्स वाला, जिसमें बहुत ज्यादा तादाद में लोग कंफ्यूज होते हैं, नहीं उनको समझ आती। इसी वजह से नहीं आती कि उन्होंने खुद अपने हाथ से नहीं की होती। अगर वो करें तो कभी भी कंफ्यूज ना हो। जो सबसे ज्यादा जिसमें कह लो कि पोर्शन एमसीक्यूज में भी और इंटरव्यू में भी आता है वो है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म में 2-3 कंसेप्ट, वर्चुअल फंक्शन, प्योर वर्चुअल फंक्शन, अर्ली बाइंडिंग, लेट बाइंडिंग, डीप कॉपी और शैलो कॉपी। ये जो 6 कंसेप्ट है ना, मतलब ये समझ लें कि पूरी ऊप की जान है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर इंटरव्यू वाला कोई पूछेगा ना आपके आप में से ऊप कि कोई भी कंसेप्ट या कोई भी क्वेश्चन, बेशक आप देख लो 10-4 साल आगे जितना भी गैप रख लो, कि जब भी आप इंटरव्यू में पहुंचोगे तो आपको मेरी एक बात याद आएगी, इन 6 टॉपिक में से लाजमी आपसे पूछा जाएगा और बड़ा डीपली पूछा जाएगा। तो आपसे कहेंगे हाँ जी कि कैसे होती है मुझे बताओ, ये नहीं कि सिर्फ आप डेफिनेशन रटी रटाई बता दोगे, नहीं इसका नहीं पूछेगा। वो आपसे कहेगा कि मुझे बताओ ये कैसी चीज होती है। तो चलें जी, अल्लाह करे सर के जो ये बैच के स्टूडेंट हैं सारे के सारे इंटरव्यू में जाएं, और आप फिर हमें इंटरव्यू की भी तैयारी करवाएं। इंशाल्लाह हम हाजिर हैं यार, कोई मसला नहीं। अच्छा जी देखो, S1 का मैंने ऑब्जेक्ट बना लिया, तो क्या पहले तो ये बताओ 20 नंबर वाली लाइन चलेगी? कौन सी लाइन सर? 20 नंबर लाइन चलेगी या नहीं? स्टूडेंट S1 ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, ऊपर डेफिनेशन देख लो स्टूडेंट क्लास की और फिर मुझे बताओ। नहीं चलेगी सर। नहीं चलेगी सर, क्यों नहीं चलेगी, वजह? वो कंस्ट्रक्टर सर आपने दिया पैरामीटर हुआ है पास वन करें। आर्गुमेंट। चलो शाबाश। अच्छा अभी मैं उसको रोल नंबर दे रहा हूँ 43, अब ये चल जाएगी? जी सर। सर ये चलो थोड़ा देखते ऊपर हैं। करे ना, वो दूसरी क्लास में तो नहीं आ रही। क्या मसला है? 8 नंबर क्लास पे वाइड पर्सन इंटीजर सी, क्या मसला है इसके अंदर? स्टूडेंट इंट, अच्छा जी। जी सर चल जाएगी। अब तो चल जाएगी ना, ये तो बिना चला जो दिया है। सॉरी सर मैंने जूम किया। अच्छा ये 8 नंबर लाइन में क्या, 8 नंबर लाइन में क्या इशू है? मैंने कंपाइल किया, इसने एरर दिया है, बताओ इसमें क्या इशू है? सर रिटर्न टाइप वाइड दी हुई है आपने, वो नहीं देनी। सर ये पर्सन लिखा हुआ है अपने क्लास का क्या नाम देनी? पर्सन। सर ये खाली छोड़ देना। पर्सन में कोई इशू नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टर बनाया तो वाइड ना देना सर। ठीक है, जागते रहा करो। अच्छा अभी मार्क्स में क्या मुझे कह रहा है कि कैंडिडेट पर्सन, अच्छा जी ठीक है। अच्छा वो कह रहा है कि आप इनिशियलाइज तो कर रहे हो लेकिन पर्सन के लिए कुछ भी नहीं दे रहे। तो देखो जी, जो ये कह रहे थे कि कोड चल जाएगा, इसमें इशू देखो क्या हुआ है। मैंने उसको 43 दी है, ठीक है। तो उसने कॉल, जाहिर है जैसे ही ये स्टूडेंट ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, और हम पढ़ चुके हैं कि कंस्ट्रक्टर कौन सा कॉल होगा, स्टूडेंट क्लास का। वो गया इधर, इधर तो वो चला गया, लेकिन उससे बाद उसने कहाँ पे कॉल करनी थी, किस कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी थी? डिफॉल्ट। नहीं, यही तो मैंने बताया था अभी कि जैसे ही चाइल्ड क्लास का सर कंस्ट्रक्टर कॉल होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, उससे पहले वो क्या करेगा? वो कॉल जो पेरेंट है क्लास का सर उसके पास जाएगी, कंस्ट्रक्टर ड्राइव एग्जीक्यूट क्लास बेस क्लास के पास जाएगी। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ठीक है जी। पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास कॉल गई तो ये हमने बनाया हुआ है, क्योंकि पहले तो डिफॉल्ट थे ना, पहले तो चल जाते थे, कोई वैल्यू हम दे ही नहीं रहे थे, तो अब सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्टर है। तो जैसे इसके पास कॉल गई तो उसने कहा कि देखो जी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप मुझे एक आर्गुमेंट दोगे, तो आप खाली आ गए हो। उसने कहा जी इस तरह मैं नहीं चल सकता, मुझे पता नहीं है कि जब खाली आएगा
तो मैं इसकी सूरत में क्या करूंगा? तो उसका ये मतलब हुआ कि मुझे यहाँ से कॉल करनी पड़ेगी स्टूडेंट यानी कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर से, और वहां मुझे कुछ ना कुछ भेजना पड़ेगा ताकि उसको मिल सके। तो लेट्स से कि अब मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट के साथ साथ जो है ना, मैं 43 तो भेजूँ, ये जो इसका रोल नंबर है, साथ सॉरी ये जो मार्क्स हैं किसी सब्जेक्ट में, साथ जो है ना इसका CNIC भी भेज दूँ। ठीक है, तो लेट्स से कि मैं CNIC अभी 3 4 5 6 इस तरह कोई रैंडम वैल्यू ले लेता हूँ। ठीक है जी, अब देखो ये दोनों आर्गुमेंट गए होंगे स्टूडेंट यानी कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर के पास। ठीक है, ऐसे ही है। बोलोगे तो मुझे समझ आएगी। जी सर। तो ये चलेगा नहीं चलेगा, पहले तो मुझे ये बताओ। सर स्क्रीन लेट शो हो रही है, मैं सर आपकी दोबारा बात रिज्वाइन करता हूँ, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। करो सर जी ये करो। कोड आप सेव तो कर जब रहे हैं कहते ना हैं कि सर? हमें बहुत प्रोग्राम जी मैं कर रहा हूँ, और मैं कोड के फोल्डर में डालता भी जा रहा हूँ जो ड्राइव पे पड़े हैं। जी थैंक्स। सर सर स्क्रीन लेट स्क्रीन शो शो नहीं हो होती रही है, है, आपकी बाकी आवाज को बाद में पहले आ जाती है। ये यार थोड़ा सा इश्यू है, अब इसको करो। अब ये है कि थोड़ा सा लेट बोल लिया करूँगा। चलो देखो जी, मैंने स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को कॉल किया, साथ एक रोल नंबर भेजा, नहीं सॉरी मार्क्स भेजे 43। अब इसको मैं 80 कर लेता हूँ 100 में से। चलो 80 मार्क्स भेजे मैंने, साथ ही मैंने इसको CNIC नंबर भी भेज दिया था कि स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाओ तो CNIC में ये वैल्यू डाल दो और मार्क्स में ये डाल दो, क्योंकि मार्क्स तो हमने खुद से बनाया है। यहाँ पे ये देखो प्राइवेट इंट मार्क्स मैंने बनाया हुआ है, लेकिन CNIC तो इनहेरिट होके भी आ रहा है ना, उसको भी तो वैल्यू देनी है। ये तो एरर दिया है मुझे इसने, क्या मुझे 0 आर्गुमेंट भेज रहे हो तो CNIC को मैं कैसे इनिशियलाइज करूंगा? तो मुझे पता चल गया कि मुझे CNIC भी भेजना पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे CNIC भी भेजा। लेकिन मसला ये है कि जो मेरा स्टूडेंट का कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है उसमें तो सिंगल आर्गुमेंट है, वो तो कहेगा मुझे तो पता ही नहीं है डबल आर्गुमेंट वाला क्या है। तो मुझे एक बात पता चल गई कि यहाँ पे मुझे डबल आर्गुमेंट वाला यानी कि 2 आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। लो जी मैं बना देता हूँ। ठीक है जी, शो हो गया बना हुआ। जी सर हो गया, सी भी हो गया, NC। अच्छा ठीक है, हमने क्या किया था, हमने क्या पढ़ा था? तो थ्योरी में हमने पढ़ा था कि जैसे ही कॉल इसके अंदर जाएगी कंस्ट्रक्टर के अंदर, तो ये वाला तो बाद में इनिशियलाइज होगा ना, उससे पहले पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल होगी। तो लो जी मैं कर देता हूँ यहाँ से पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल, पर्सन मैंने लिखा और कॉल कर। इस तरह होता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब मसला ये है कि यहाँ पे मेरे पास सी भी आ रहा है, लेकिन चाइल्ड क्लास में तो सी का पता ही नहीं है। सी यानी कि CNIC नंबर तो है पेरेंट क्लास में, पर्सन के पास मेरे पास। मैं पर्सन में इस जो CNIC आ रहा है इसको पास कर दूंगा, तो जैसे ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा उसके अंदर एक वैल्यू जाएगी। गई आवाज सर आपकी। आवाज गई। अब चलो जी देखो, देखो मैंने क्या किया है, मुझे पता चल गया था कि सिर्फ सिंगल में आर्गुमेंट दे रहा हूं तो ठीक है, मार्क्स तो इनिशियलाइज हो रहे हैं, लेकिन जो CNIC की फील्ड जो कि मैं साथ साथ उसको इनहेरिट करके ला रहा हूं उसमें कोई वैल्यू नहीं आ रही। तो मुझे पता चल गया कि मुझे 2 वैल्यूज देनी पड़ेंगी तब मेरा काम बनेगा। तो मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज दी, तो इसके लिए मेरी मजबूरी बन गई कि स्टूडेंट के टाइप के कंस्ट्रक्टर को भी मैंने आप 2 आर्गुमेंट वाला बनाया। तो इसमें जो पहला आर्गुमेंट आ रहा है वो तो मुझे पता है मार्क्स है, वो तो मैं मार्क्स में रख दूंगा। अब जो दूसरा है ये मुझे पता है कि मेरे पास इसका डाटा मेंबर है ही नहीं, तो ये मैंने जो है पेरेंट क्लास में पास करना है। तो इसीलिए यहाँ पे जब मैंने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल की साथ में ये भेज दिया, यहाँ से डायरेक्ट जो है वो जाएगा पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर में और वहां से ये इस चीज को इनिशियलाइज कर देगा। इस चीज की समझ आ गई है?
अब बोलोगे तो मुझे क्लियर होगा ना। सर लगता है आवाज के इशू की वजह से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, चलो ये भी बता दो कि आवाज का इशू है, ताकि मैं कुछ और तो करूं। कोई बोल ही नहीं रहा। सर आ रही है सर आवाज जी सर? बहुत इशू है नेटवर्क का, आज नहीं चल रहा, बार सर बार बहुत डिस्कनेक्ट ज्यादा हो जाता है। डिफरेंस आ रहा है ना आवाज में और डिफरेंस क्या कर रहा है? अच्छा, नहीं डिस्कनेक्ट तो नहीं हुआ, लेकिन आपकी आवाज और स्क्रीन में बहुत डिफरेंस आ रहा है। चलो अच्छा, आज गुजारा करते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं इंपॉर्टेंट बात बताना चाह रहा हूँ वो समझ लो। तो देखो, असल काम तो होता है ऐसे ही, लेकिन सी प्लस प्लस हमें रिकमेंड करती है कि आप ऐसे करके जो है ना, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करोगे। आपने ये बॉडी में इंटर होने से पहले ही करना है, यानी कि चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर की बॉडी में इंटर होने से पहले ही आपने पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करनी है। तो उसके लिए उसने हमें हमें एक स्पेशल सिंटैक्स दिया है कि जैसे ही आप चाइल्ड क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करोगे, साथ कॉलन डाल के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को भी चाइल्ड क्लास की बॉडी में इंटर होने से पहले ही कॉल किया जा सकता है। सर बट उसको पैरामीटर पर कहाँ से मिलेगा? और वैसे ही मैंने यहाँ पे कॉलन लगा के पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया। ये असल तरीका है पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का। ठीक है। ये मुझे ये आवाज नहीं आ रही है, सबको नहीं आ रही? मैं बोल ही नहीं रहा, अभी कोई बोलेगा, कोई रिप्लाई करेगा तो मैं आगे बोलना शुरू करूंगा ना। सर आपकी आवाज आ रही है सही? हमें तो यार मिक्स ये हो गया कि आप बोल नहीं रहे या आवाज नहीं आ रही। नहीं, अब चलें ठीक है, हम आगे शुरू करते हैं जी। डिस्ट्रक्टर को हम देखते हैं कि जब इनहेरिटेंस में हमने कंस्ट्रक्टर का ऑर्डर तो देख लिया, तो हम डिस्ट्रक्टर का भी देख लेते हैं कि डिस्ट्रक्टर किस तरह से कॉल होते हैं। ये बात जिस तरह आपने इंस्ट्रक्टर वाली कंस्ट्रक्टर वाली याद रखनी है, तो डिस्ट्रक्टर का भी याद रखना है कि क्या ऑर्डर है। एक मिनट में इसको ऑन कर लूं। ये देखें जी, स्क्रीन शो हो रही है। जी सर हो रही है। ठीक है, हमने कंस्ट्रक्टर का पहले देख लिया था, अब डिस्ट्रक्टर का देखते हैं। देखें जी, कॉल होने का ऑर्डर तो वही होगा ना, उसमें तो कोई हमें दो राय है ही नहीं। जब जाहिर है ऑब्जेक्ट उसका बना है, तो कॉल जब डिस्ट्रक्टर चलेगा, यानी ऑब्जेक्ट जिस क्लास का है उसी के डिस्ट्रक्टर को कॉल होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसी है जी। जब भी कॉल होगी वो हमेशा चाइल्ड क्लास के ही डिस्ट्रक्टर को पहले होगी, और उसके बाद वहां से कॉल जाएगी पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर के पास। लेकिन इसमें चक्कर उल्टा है, इसमें एग्जीक्यूशन भी पहले चाइल्ड क्लास के डिस्ट्रक्टर की होगी। यानी कि पहले जो चाइल्ड क्लास के मेंबर इनिशियलाइज हुए थे, वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय होंगे, उनको जो मेमोरी मिली हुई थी वो फ्री होगी। उसके बाद कॉल जाएगी पेरेंट क्लास के डिस्ट्रक्टर के पास, तो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर ने जो जो इनिशियलाइजेशन की थी
जो मेमोरी एलोकेट की थी उसके बाद वो फ्री होंगे। तो ये कॉलिंग का तरीकाकार दोनों में सेम है, लेकिन एग्जीक्यूशन का ऑर्डर जो है वो कंस्ट्रक्टर में और है और डिस्ट्रक्टर की सूरत में और है, ये आप लोगों ने याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये रिलेशनशिप है, इसको हम देखते हैं जब अगर हमारे पास एसोसिएशन आएगी। अच्छा देखो जी, आगे जो हम पॉलीमॉर्फिज्म के टॉपिक शुरू होने लगे हैं उससे पहले जो है ना एक दो चीजें क्लियर करनी है ताकि उसमें फिर आपको कंफ्यूजन ना रहे। सर काफी है आज के लिए। जी सर काफी ये है। एक काफी है जी सर। जी सर जी। सर काफी है चलो सर। जी, सर काफी चीजें जी रिव्यू सर। करनी पड़नी है क्योंकि काफी कॉम्प्लेक्स हो गए ना ये चीजें, रिव्यू अच्छा करनी पड़नी ठीक है है हमें। ठीक है ठीक है ठीक है। वैसे भी नेट का बहुत इशू है, कल यार मैं किसी और सिम पे पैकेज जी लगवाता सर। हूँ, ये यूफोन वाले मजा नहीं कर रहे। सर आप वाईफाई यूज नहीं सर करते? आपके सर एरिया क्लास में की टाइमिंग वाईफाई चेंज हो है मेरे सकती है। पास, अगर आप जी मंशा आप क्या कह रही हैं? सर मैं कह रही हूँ क्लास की टाइमिंग चेंज हो सकती है, 7 बजे स्टार्ट हो सकती है क्लास। ये अभी मैं बात बता रहा था कि थोड़ा देर पहले ही जो है ना सर कि हमने वोटिंग पाई थी, लेकिन सर नमाज छोड़नी मेंबर पड़ेगी फिर। जमात के सर नमाज छोड़नी पड़ेगी सर, 7 बजे स्टार्ट करते हैं। बस यही काफी सारे इश्यूज थे, लेकिन हम मेजॉरिटी के साथ चले हैं, फिर जो मेजॉरिटी का फैसला था उसी पे हम जो है ना कर लगे। ये देखो जी, जो कह रहा है कि आप वाईफाई नहीं है, मेरे पास पीटीसीएल का अलग है, एक मेरे पास 4G का अलग है, और ये इजहान तो 4G वाला है, जो हानि के नाम से है ये मेरे मोबाइल का पर्सनल हॉटस्पॉट है, यानी कि 3 मेरे पास नेटवर्क बैक वक्त हैं। इसके बावजूद नेटवर्क का इतना इशू है कि मैं जिससे मर्जी कनेक्ट कर लूँ, इशू बने ही रहते हैं। कल तो शायद वैसे भी नेट स्लो होगा, कल फिर पीटीआई का वर्चुअल जलसा है। चलो हम कोशिश करेंगे जी हो जाए क्लास, वरना फिर हम देख लेंगे क्या उसकी पॉसिबिलिटीज हो सकती है। सर वीपीएन यूज करके भी यही हाल रहेगा? या कोई नहीं, उसको उससे और स्लो हो जाती है। सर बेसिकली नेट